नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश। इसके पहले हमने भारत के परिचय को 2 भागों में देखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है। मतलब जो भारत है वो एक जैसा नहीं है, समान स्थलाकृतियाँ इसमें नहीं है। कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है। तो ये जो इसकी आकृति बनी है वो कैसे बनी है? तो जो भूगर्भिक हलचलें हुई है अर्थात प्लेटों का संचरण, बाह्य कारक, अंतर्जनित बल, बाह्य जनित बल, ये जो लगे हैं इसमें, इसके परिणाम स्वरूप इसकी जो आकृति है वो इस तरीके से उभर के आई है। भारत में धरातलीय विभिन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी के आधार पर भारत को भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया गया है। इसीलिए जो धरातलीय विभिन्नताएं हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि भारत को कितनी भौगोलिक आकृतियों में बांटा गया है। तो भारत को ये देख सकते हैं आप 6 भौगोलिक आकृतियों में बांटा गया है। एक क्या है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये ठीक है, ये उत्तर और ये उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये सारा हिमालय का ही भाग है, इसलिए इसको उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय कहा गया है। फिर दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का विशाल मैदान। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। यहाँ से यहाँ तक लेकर मैदान ही है, यहाँ पर कोई पर्वत पठार नहीं है, इसलिए इसको मैदान कहा गया। फिर मरुस्थल कौन से क्षेत्र में है हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो भाग है राजस्थान से सटा हुआ, इस वाले क्षेत्र में है मरुस्थल। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये वाला जो ये देख रहे हैं आप, इतने बड़े भूभाग पर प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। उसके बाद तटीय मैदान आप देखें तो तटीय मैदान ये गुजरात के तट इधर वाले क्षेत्र से लेकर ये जो इधर किनारे का है पूरा भारत का, ये तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। और आखिरी कौन सा हमारा भाग है? भारत के द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप, ये वाला भाग है, ठीक है। अब आगे हम देखें इसमें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय। अब अभी हमने देखा कि कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? 6 भौतिक प्रदेशों में। उसमें सबसे पहला कौन सा था हमारा? उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो हिमालय है पश्चिम में जम्मू कश्मीर, ठीक है, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में कहाँ तक फैला है? अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। और लगभग इसकी किलोमीटर की लंबाई, कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी रचना कब हुई थी? तो टर्शरी काल में। जो हिमालय की रचना हुई है वो कब हुई है? टर्शरी काल में। अब टर्शरी काल क्या था? तो टर्शरी क्रम जो था उसमें जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वो इयोसिन युग से लेकर प्लायोसिन युग तक की अवधि में हुआ है, ठीक है। और इसको टर्शरी महाकल्प भी बोला गया है। और भारत के लिए इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत का जो वर्तमान स्वरूप मतलब उभर के आया है वो इसी के कारण आया है, ठीक है। तो इस काल में जो था वो इस काल में जो भारत को 2 भौतिक प्रदेश मिले थे। कौन कौन से? एक प्रायद्वीपीय पठार और दूसरा हिमालय पर्वत। ये दोनों की रचना टर्शरी काल में ही हुई है। अब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र हुआ है? तो जो तटीय वाले जो तटीय प्रदेश है उनकी जो रचना है वो इस काल में हुई है, ना कि पूरे प्रायद्वीपीय पठार की। और हिमालय पर्वत की जो रचना हुई है उसका जो पार्ट है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर सुलेमान किरतर श्रेणी और हिमालय पर्वत श्रेणी से होते हुए म्यांमार के अराकान योमा पहाड़ियों तक की जो ये श्रेणी फैली हुई है, इनका जो निर्माण हुआ है वो इसी काल में हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि पूर्व की अपेक्षा इसका पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर तक चौड़ा और पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसको आप देखिए ये मैप में, तो ये वाला जो भाग है ये देखो, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। लंबाई इसकी पूरी कितनी है? 2500 किलोमीटर, ठीक है। और जो इसका ये पश्चिमी वाला पार्ट है ये अधिक चौड़ा है और ये जो पूर्वी वाला पार्ट है ये कम चौड़ा है। तो ये लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुए है और ये लगभग 160 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुए है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो लगभग
600 मीटर। ठीक है, इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है, मतलब उत्तर में इसके तिब्बत का पठार है, और दक्षिण में अभी हमने मैदान देखा था उत्तर भारत का मैदान, विशाल मैदान, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंधु गंगा का मैदान भी बोला जाता है। इसका जो आकार है वो तलवार की भांति आपने देखा, ये इस तरीके से, ये ऐसा चाँप की भांति है ये। ठीक है, इस तरीके से ऐसा चाँप की भांति ये फैला हुआ है। ठीक है, ये नवीन मोरदार पर्वतमाला है। इसको कौन सी मतलब नवीन पर्वतमाला बोला जाता है, हिमालय को। और इसके बनने में अभी मैंने बताया कि अंतर्जनित बल लगे हैं, बाह्य जनित बल लगे, ये दबाव बल लगे, और समानांतर भूगतियाँ मतलब कि प्लेटों का जो संचरण हुआ है आपस में, उस वजह से इसका निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया। अभी तक हमने देखा कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, उसके अंतर्गत हमने 6 पॉइंट देखे थे। अब उसका जो पहला पॉइंट हम पढ़ रहे थे उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, तो अब उसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया ये देख सकते हो आप। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या आंतरिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय या यहाँ लघु हिमालय, ये आंतरिक हिमालय नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लघु हिमालय है। ठीक है, ये शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, उसके बाद उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है, ये 5 भागों में उत्तर का जो भौतिक पर्वतीय प्रदेश है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा इसको हिमालय का जो है उसको नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी उसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। मतलब नदियों के आधार पर भी उसका प्रादेशिक विभाजन किया, एक तो पर्वतों के आधार पर किया गया, दूसरा नदियों के आधार पर। जो नदियों के आधार पर इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है उसकी संकल्पना किसने दी थी, तो सिडनी बुर्नार्ड ने। मतलब इसको किसने विभाजित किया इस तरीके से, तो सिडनी बुर्नार्ड नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको इस तरीके से विभाजित किया गया। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको विभाजित किया गया। तो ये हिमालय है, हमने देखा, ठीक है, ये हिमालय है, इस तरीके से आप समझो ये हिमालय है। ठीक है, ये मानसरोवर झील के पास से ये सिंधु नदी निकली है, फिर यही मानसरोवर झील के पास इधर ब्रह्मपुत्र नदी निकली है, फिर मानसरोवर झील के पास जो राकसताल पड़ता है वहाँ से सतलज नदी निकली है। ठीक है, तो ये जो नदी इधर से गई है ये सिंधु नदी, फिर यहाँ से सतलज नदी। तो सिंधु नदी से सतलज नदी तक के बीच वाले भाग को क्या बोला गया है, पंजाब हिमालय। सतलज नदी से काली नदी तक के भाग को क्या बोला गया है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी तक के बीच के भाग को क्या बोला गया है, नेपाल हिमालय। और जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियाँ आती है ज़्यादातर वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती है। इसके अंतर्गत कश्मीर वाला, हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, काराकोरम, लद्दाख, शनी, ये वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी का तक असम हिमालय, मतलब जो पूर्व का प्रदेश है, पूर्वी पर्वतीय प्रदेश जो है वो असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब इसको आगे हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। तो जो पंजाब हिमालय है, ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के भी तभी मैंने बताई, और लंबाई कितनी है इसकी, लगभग 560 किलोमीटर। इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र है, ये कश्मीर हिमालय का क्षेत्र और हिमाचल हिमालय का क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के अंतर्गत, तो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, ठीक है, जास्कर और धौलाधर श्रेणी, ये वाले किसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है, कई बार डायरेक्ट नॉर्मल हिमालय ना पूछकर इस तरीके से पूछ लेता है कि काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल या जास्कर ये किन क्षेत्रों में कौन से हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ ऑप्शन रख देता है पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखें हम, कुमायूं हिमालय जो सतलज से काली नदी के बीच है, इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है देखते हैं, तो भागीरथी और यमुना का उद्गम स्रोत है। नंदा देवी चोटी इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसके आगे भी हो सकता है, पूछने की संभावना है कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी चोटी। किसकी सबसे ऊंची चोटी है, कुमायूं हिमालय की। अब देखिए ये नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल हिमालय में देखिए ये क्या काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, कौन सा, नेपाल हिमालय। इसकी आप देख सकते हैं कि लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है, नेपाल हिमालय की, कितनी है, 800 किलोमीटर। और जितनी भी ऊँची चोटियाँ मैंने बताया अभी आपको, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, ये सारी जो ऊँची चोटियाँ हैं वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। चौथा हमारा क्या था, असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय वो पूर्वी वाला जो उत्तर पूर्वी का पर्वतीय क्षेत्र वाला असम हिमालय के अंतर्गत आता है। ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 750 किलोमीटर। ठीक है, कुल्लू कांगड़ा, नामचा बारवा, नागा पहाड़ी का जो क्षेत्र है वो किसके, असम हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी हमने 3 चीज़ें देखी। ठीक है,
एक तो ये कि भारत के भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उसके बाद भारत का जो भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था उसका सबसे पहला वाला उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसको एक तो पर्वतों के आधार पर ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वी हिमालय 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसको नदियों के आधार पर भी डिवाइड किया गया था, वो हमने अभी देखा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब हम जो पर्वत के आधार पर हमने उसका डिवाइडेशन अभी किया था कि ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रांस हिमालय। तो अब हम ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में ये था कि ये जो हिमालय है वो महान हिमालय, मतलब उसके नीचे है वृहत हिमालय, तो ये वृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। अभी थोड़ा आगे मैं मैप से बता दूंगी इसको। इसका अधिकतम भाग तिब्बत में होने के कारण इसको तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसे टेथिस हिमालय की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि टेथिस सागर के अवतल मतलब ऊपर उठने से ही इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको टेथिस हिमालय की भी संज्ञा दी गई। इसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है? काराकोरम श्रेणी आती है, लद्दाख श्रेणी आती है, जास्कर, ठीक है, कैलाश, जास्कर और लद्दाख की श्रेणियाँ आती है। ये जो ट्रांस हिमालय था इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था, ठीक है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाडविन आस्टीन। केटू गाडविन आस्टीन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। केटू जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई देख लो आप 8611 मीटर, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसको इसीलिए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित होने के कारण उसको विश्व की दूसरी ऊंची चोटी कहा जाता है। लेकिन जो केटू है वो भारत में अवस्थित है, इसलिए वो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी उसको माना गया है, ठीक है। और ये भारत में अवस्थित होने के साथ साथ ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है, ठीक है। ये याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आप इन को थोड़ा अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। सियाचिन, बियाफो, बाल्टारो, हिस्पर, ये जो ग्लेशियर है वो इसी श्रेणी में, मतलब कि काराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा। ये जो ग्लेशियर बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? काराकोरम श्रेणी पर। सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है हमारा? सियाचिन, ठीक है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो राकापोशी है, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख श्रृंखला में, ठीक है। काराकोरम जो ये ट्रांस हिमालय उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो काराकोरम, फिर लद्दाख, कैलाश, जास्कर, ठीक है। तो उसमें से जो लद्दाख श्रृंखला उस पर ये राकापोशी चोटी स्थित है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बनने की संभावना है और शायद ये आया हुआ भी है कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो काराकोरम जो श्रेणी है उसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है, ठीक है। अब ये सिंधु नदी कहाँ बहती है? लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। इसको बताने का अर्थ ये है कि जो सिंधु नदी है जब इनके बीच बहती है तो वो लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटती है, ठीक है। कहाँ पर काटती है? बुंजी नामक स्थान पर काटती है, और यहाँ पर काट कर क्या करती है? बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। और ये जो बुंजी गॉर्ज है ये भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है, ठीक है। जो बुंजी गॉर्ज है भारत का सबसे गहरा गॉर्ज है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग कितनी है? 5200 मीटर है, ठीक है। अब ये काराकोरम श्रेणी को आप थोड़ा मैप देख लें। ये देखो, ये है काराकोरम श्रेणी, ये वाली जो गई है ये काराकोरम श्रेणी है। ये जो आगे बढ़ जाती है उसको कैलाश श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो गई है ये लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जो गई है वो जास्कर श्रेणी है, ये, ठीक है। ये सिंधु नदी निकली इधर मानसरोवर झील से और ये जा रही है ये ऐसे, और यहाँ पर ये इस स्थान पर, यहाँ पे बुंजी नामक स्थान है, यहाँ पर काटती हुई ऐसे निकल जाती है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। कहाँ पर? यहाँ पर जो है बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। उसके बाद जो केटू है वो ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये यहाँ पर जो ये केटू है ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। सबसे ऊँची चोटी जो भारत की और विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी केटू गाडविन आस्टीन। इसके जो यहाँ पर है जो ये तिब्बत का पठारिया ने इधर जो तिब्बत वाले क्षेत्र में भी ये फैली, इस कारण इसको तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तो ये इधर तिब्बत वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये फैली हुई है, ठीक है। इसके उत्तर में एक ये भी पूछा जा सकता है कि इसके उत्तर में क्या है, तो ये देखिए ये पामीर ग्रंथि, ये इधर से हिंदुकुश श्रेणी निकली हुई है, इधर से कुनलुन श्रेणी। तो ये ट्रांस हिमालय की आकृति है स्थलाकृति,
तो आप लोग इसको समझ, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे का अब देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।